हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद वर्मा क्लासेज में आपका स्वागत है। फ्रीडम स्ट्रगल सीरीज में हम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का अध्ययन कर रहे हैं और आज के सेगमेंट में हम थियोसॉफिकल सोसाइटी एवं इनसे जुड़ी एनी बेसेंट के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, एनी बेसेंट एक असाधारण महिला एवं बहुआयामी व्यक्तित्व जिन्होंने अपने अदम्य भावना, अटूट संकल्पना एवं अथाह ज्ञान से न केवल अपने तद्विकीन समाज के समय को प्रभावित किया अपितु इतिहास के पन्नों पर भी एक अमिट छाप छोड़ी। वे सिर्फ एक विदेशी महिला नहीं थी बल्कि एक थियोसोफिस्ट भी थी जिन्होंने आध्यात्मिकता एवं सार्वभौमिक भाईचारे के सिद्धांत को न केवल विश्व में प्रस्तुत किया अपितु प्रकृति एवं मानव जाति के गहरे रहस्यों को भी समझने का एक गंभीर प्रयास किया। कहा जाता है कि एनी बेसेंट अपने पति से अलग होने के बाद तत्कालीन रूढ़िवादी विक्टोरियन समाज ने उन्हें न केवल अपने दोनों बच्चों से पूरी जिंदगी के लिए अलग कर दिया बल्कि अयोग्य मां का कलंक भी लगा दिया। लेकिन एनी बेसेंट अपनी ममता एवं सेवा भावना से दुनिया के अनाथ एवं असहाय बच्चों के लिए दुनिया भर की मां बनकर इस जीवन के दर्दनाक अध्याय को एक नए उद्देश्य रूप में परिवर्तित कर दिया। 1847 में लंदन में जन्मी एवं आयरिश मूल के होने के बावजूद इन्होंने भारत की भूमि को अपनी मातृभूमि मानते हुए इसके कण कण से प्यार किया एवं इसके उत्थान के लिए पूरा जीवन समर्पित करते हुए यहीं पर पंचतत्व में विलीन हो गई। भारत आने के बाद इन्होंने देश की सामाजिक, राजनीतिक एवं शैक्षिक दशा का गहराई से अध्ययन करते हुए यह महसूस किया कि भारत को सिर्फ आध्यात्मिक जागृति की आवश्यकता नहीं है बल्कि राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सामाजिक सुधार की भी नहीं जरूरत है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि 1924 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में वैचारिक मतभेद होने के बाद वे राजनीतिक की मुख्य धारा से अलग हो गई, लेकिन उन्होंने भारत के कल्याण एवं यहाँ की स्वतंत्रता के लिए अपना संघर्ष जारी रखी, भले ही उनका तरीका बदल गया हो। तो चलिए दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम एनी बेसेंट के जीवन संघर्ष, उनके दर्शन एवं विचार का गहराई से अध्ययन करने के साथ साथ इस तथ्य का भी अवलोकन करेंगे कि कैसे विदेशी महिला भारत की भूमि को अपनी मातृभूमि मानते हुए इसके नवजागरण के सूत्रपात में भी सक्रिय भूमिका निभाई। आइए दोस्तों, अब सबसे पहले एनी बेसेंट की जीवनी को समझते हैं। अध्ययन की सहूलियत के लिए इनकी जीवनी को हम दो भाग में बांटकर पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में प्रारंभिक जीवन से लेकर भारत आगमन तक का और दूसरे पार्ट में भारत में किए गए इनके कार्य या उपलब्धि के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट यानी इनके प्रारंभिक जीवन से लेकर भारत आगमन तक का अध्ययन करते हैं। इनका जन्म, जैसा कि हमने इंट्रो में बताया, 1847 में हुआ था। आप यहाँ पर डेट भी लिख लें, नोट्स में भी डेट लिख लें। देखिए दोस्तों, नोट्स अच्छा से बनाएं ताकि आपको रिकॉल वगैरह में बहुत मदद मिलेगा। हम बार बार कह रहे हैं कि आप हमारे लिखने पर उतना ज्यादा ध्यान ना दें, हम जो बोलते हैं इस पर हमारी आवाज पर ज्यादा ध्यान दें। स्पेलिंग वगैरह यहाँ पर गलत हो सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अच्छा से नोट्स बनाएं। इस कारण हम एक ही चीज को 2 बार 3 बार बोल देते हैं, तो हमारी आवाज पर ज्यादा ध्यान दें। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1847 को हुआ था और यह मूलतः आयरिश मूल की थी। यह क्वेश्चन पूछा है कई बार परीक्षा में, ये किस मूल की थी? ये आयरिश मूल की थी। नोट्स में इसको आप रेट से लिख लें, अच्छा से लिखें। इनके बचपन का नाम एनी वुड था। इनके बचपन का नाम एनी वुड था। देखिए दोस्तों, हम पुराना सेगमेंट आप पलट कर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि बहुत सारी विदेशी महिलाएं रही जो कि यहाँ के अध्यात्म या यहाँ पर योग दर्शन वगैरह से प्रभावित होकर यहाँ पर सामाजिक कार्य की हैं। आपको उनका एक हो सकता है कि मिलाने के लिए दे दे, तो हम चाह रहे हैं ये पर 2-3 नाम लिखा देते हैं। हालांकि पुराने सेगमेंट में मिलेगा आपको। जैसे सिस्टर निवेदिता आपको दे सकता है, सिस्टर निवेदिता पहला नंबर दें। इसका पूरा नाम क्या था? पुराना नाम या असली नाम बोल सकते हैं। ये विवेकानंद से प्रेरित नहीं, आप लिख लें, यहां पर लिखते चले, विवेकानंद से प्रेरित नहीं। आप नोट पे पूरा लाइन लिखेंगे। और इनका असली नाम मार्गरेट नोवेल था, ये भी लिख लें। पूरा नाम हो गया मार्गरेट एलिजाबेथ नोवेल। दूसरा नाम लिखें मैडलिन स्लेड, ये भी नहीं पढ़ा है, आगे में पढ़ाएंगे। मीराबेन कहलाई और गांधी जी से प्रेरित रही, तो आप यहां पर लिखें मैडलिन स्लेड। ये आपको नाम दे सकता है, यूपीएससी वगैरह का एग्जाम आप क्वेश्चन निकाल के देखेंगे, आपको ये सब मिलेगा इस टाइप का मिलाने के लिए एक साथ। तो मैडलिन स्लेड मीराबेन बनी और ये गांधी जी से प्रभावित रही, गांधी जी से प्रभावित रही। तीसरा नाम हो गया, यहीं पर लिखें एनी वुड। ये सूची बढ़ाते जाएंगे। एनी वुड, एनी बेसेंट, और इनके बारे में लिखें ये किन से प्रभावित रही।
तो भारतीय अध्यात्म से, भारतीय अध्यात्म से प्रभावित रही। तो एक जगह लिख लें और सब नाम मिलेगा तो आगे लिखाते चलेंगे। सिस्टर निवेदिता विवेकानंद से प्रेरित रही, मार्गरेट एलिजाबेथ नोवेल कहलाती थी। मेडिन स्लेड मीराबेन गांधी जी से प्रभावित रही। एनी रूट, एनी बेसेंट भारत के अध्यात्म से प्रभावित रही। एनी बेसेंट जब 5 वर्ष की हुई तो इनके पिताजी का निधन हो गया। उसके बाद इनका जीवन काफी संघर्ष में बीता, लेकिन इनके माता का नाम माता की एक सहेली थी मिस मैरियट, वो इनको काफी मदद की, यहाँ तक कि पढ़ाने के लिए बचपन में ही इनको फ्रांस और जर्मनी तक ले गई। और आप देखिएगा आगे चल के कि एनी बेसेंट में जो एक सार्वभौमिक भाईचारे का सिद्धांत है उसका बेस यही हुआ कि ये बचपन में ही दूसरे तीसरे देश जाके वहां के मल्टीकल्चर से ये काफी प्रभावित हुए। ये नाम याद रखिएगा, मिस मैरियट, माता की, आप लिख रहे हैं ब्रैकेट में माता की सहेली, इससे आप समझ जाएंगे नोट्स में। और समझना होगा तो ब्रैकेट में दे दें विथ पोषण, या इनको पढ़ाने में ये क्या है मदद, इस टाइप से एक शब्द लिख लें, आपको नोट्स में अवश्य लिख लें। फ्रैंक बेसेंट ये पादरी थे और 1866 में इनसे इनकी शादी हुई, लेकिन मैं 4 साल के बाद इनका तलाक हो गया। तब तक एनी बेसेंट 2 बच्चों की मां बन गई। लेकिन उस वक्त का जो विक्टोरियन समाज था वो काफी रूढ़िवादी रहा और इनको दोनों बच्चों से अलग कर दिया पूरी जिंदगी के लिए। याद रखिएगा, एनी बेसेंट अपने दोनों बच्चों से पूरी जिंदगी अलग रही, बिना बच्चों की रही है, अपने बच्चों के लिए उन्हें कहना है। 1866 में, 1870 में तलाक हो गया था और 1889 में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी, देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी को हम टीएस लिखते हैं शॉर्ट में, टीएस याद रखिएगा, इनके सदस्य बनी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि एनी बेसेंट कहां पर मेंबर बनी, तो याद रखिएगा लंदन में बनी थी, क्योंकि आपको इंडिया भी रहेगा विकल्प में, भारत भी रहेगा, तो ना समझे में भारत मत लगाइएगा, लंदन में ये मेंबर बनी थी। भारत आगमन से पहले ही ये लंदन में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मेंबर बन गए थे। बाद में ये वहां पर देखिएगा, वहां पर वक्ता बनती है, बहुत अच्छी वक्ता बन जाती है। इस कारण टीएस में यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी में इनका काफी नाम जुड़ जाता है। 1893 में 93 में केएस ऑलकॉट के साथ, जो तभी थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष रहे, केएस ऑलकॉट, इनके साथ भारत आई और यहीं की हो गई है, भारत की अपनी मातृभूमि माना और यहीं पर कर्म क्षेत्र इन्होंने बनाया। यहाँ तक कि बाद में जब इनका निधन हो जाता है तो बताएंगे यहीं पर पंचतत्व में विलीन हो गई और बनारस के पास इनकी अस्थि को ये विसर्जन भी किया गया था। तो ये इनका जीवनी का एक पार्ट हो गया। अब यहाँ पर हम थियोसॉफिकल सोसाइटी को समझ जाते हैं, तब समझना ज्यादा इजी रहेगा। तो अब नेक्स्ट चरण में थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। आइए दोस्तों अब थियोसॉफिकल सोसाइटी को समझते हैं। थियोसॉफिकल का अर्थ होता है ईश्वरीय ज्ञान। ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, आप लिखते चलेंगे, नोट्स में लिखें। ये एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है और इसका अर्थ होता है ईश्वरीय ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान। ये विभिन्न धर्मों एवं दर्शन में सत्य की खोज एवं मानव जाति के आध्यात्मिक विकास के लिए कार्य करती है। आप ये सब लाइन लिखते चलें, आपको पूछ सकता है कि थियोसॉफिकल का क्या अर्थ होता है, तो इतनी समझ अवश्य होनी चाहिए कि ये सत्य की खोज और मानव जाति के आध्यात्मिक विकास, इतना आप लिख लें नोट्स में, ये करती है। और ये इनकी कुछ अपने सिद्धांत हैं। ये किसी विशेष धर्म का प्रचार नहीं करती है, ये सभी धर्म में से जो अच्छे तत्व हैं, जो सत्य की खोज करने वाला है या जो मानव जाति के उत्थान के लिए काम करने वाला है, उस तत्व को ये लेते हैं। ये किसी एक धर्म का प्रचार नहीं करती है थियोसॉफिकल सोसाइटी। और ये पुनर्जन्म में विश्वास करती है, कर्मवाद में विश्वास करती है। जब हम एनी बेसेंट की विचारधारा को पढ़ेंगे तो आपकी वहां एक दृष्टि इस पर बन जाएगी, वहां पर हम पूरे डिटेल से बताएंगे। इनकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में एचपी ब्लावाट्स्की, जो रूस की थी, मैडम थी एचपी ब्लावाट्स्की रूस की थी और एचएस ऑलकॉट अमेरिका के थे। ये दोनों मिलकर स्थापित किए थे 1875 न्यूयॉर्क में। आपके मन में एक जिज्ञासा आएगा कि एक रूस की और एक अमेरिका का, तो ये कैसे इन लोगों का मिलन हुआ और कैसे स्थापना कर दी? तो इनके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। 1874 की घटना है। एचएस ऑलकॉट एक खोजी पत्रकार हुआ करते थे, तो वहां पर न्यू हैम्पशायर में एक फॉर्म हाउस था। वो बहुत पुराना बिल्डिंग था, खंडहर के रूप में, जिसको हम लोग अपनी भाषा में भूता बंगला बोलते हैं।
तो वहां पर अजीब अजीब घटनाएं होती थी, जो अलौकिक, जिसको अलौकिक गतिविधि बोलते थे, भूत प्रेत वगैरह से संबंधित। तो इसमें कुछ जो इनका रहस्यवादी जो प्रेमी थे वो यहाँ पर देखने के लिए आते थे। तो ये खोजी पत्रकार के रूप में ये चीज पता लगाने गए थे कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है, या तो सिर्फ आस्था है या कुछ इसमें सच्चाई है। ये पता लगाने के लिए वो फार्म हाउस गए थे एच.एस. ऑलकॉट। ये रूस की रहने वाली थी, एच.पी. ब्लावर्ट्स्की। तो ये वहां पर पेपर में पढ़े कि ऐसे ऐसे वहां पर एक फार्म हाउस है जहां पर इस तरह की गतिविधि होती है, भूत प्रेत से जुड़ी हुई या रहस्यवाद से जुड़ी हुई अलौकिक गतिविधि बोल सकते हैं सबसे अच्छा शब्दों में होती है। तो वो देखने के लिए वहां पर आई थी। तो यहाँ पर जब इनको भेंट हुआ ऑलकॉट से, तो इन लोगों ने मिलके और इस पर विचार करते करते इन लोगों ने 1 साल के बाद 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। तो बाद में 1879 में ये एच.पी. ब्लावर्ट्स्की को एक किताब भी लिखी है, द सेक्रेड डॉक्ट्रिन। सेक्रेड डॉक्ट्रिन में ये बताई है कि इनको एक स्वप्न आया कि तिब्बत का जो श्रेष्ठ आत्मा वगैरह है ये इनको भारत की तरफ बुला रहा है, पूर्व की ओर बुला रहा है। तो उस के कारण ये भारत आई और बंबई में इसका मुख्यालय का स्थापना की, बंबई में। लेकिन बाद में देखिएगा 1882 में यहाँ पर चेन्नई अडियार लिखिए, ब्रैकेट में दे दीजिए चेन्नई, यहाँ पर इसका मुख्यालय का ट्रांसफर कर देती हैं चेन्नई के पास से 1882 में। 1891 में एच.पी. ब्लावर्ट्स्की की मृत्यु लंदन में हो जाती है। इनकी 2 पुस्तक है, इसके बारे में आप थोड़ा जान लें, द सेक्रेड डॉक्ट्रिन और आइसिस अनवील्ड। द सेक्रेड डॉक्ट्रिन के बारे में बताएं, इसमें तिब्बत की श्रेष्ठ आत्मा का बुलावा है, उसी का आधार पर ये भारत में आई थी। तो आप दोनों पुस्तक के नाम लिख लें और यहाँ ब्रैकेट में लिख लें तिब्बत की श्रेष्ठ आत्मा के, या ये भी आपको क्वेश्चन डाल सकता है कि बॉम्बे जो स्थापना भारत जो आए न्यूयॉर्क से, उसमें किसका ज्यादा ये रहा है। तो एच.पी. ब्लावर्ट्स्की का इस किताब में ये वर्णन किए द सेक्रेड डॉक्ट्रिन में क्यों आई थी। तो उनको था कि उनको बुलावा आया है। आइसिस अनवील्ड, ये आपको आइसिस जो है ये मिस्र की देवी कहलाती हैं, मिस्र में पूजी जाती हैं, मिस्र की देवी। ये रहस्य भूत प्रेत वगैरह से संबंधित देवी वहां पर पूजनीय है आइसिस करके। उसी के बारे में किताब लिखी थी एच.पी. ब्लावर्ट्स्की ने, आइसिस अनवील्ड। तो ये 2 आप किताब का नाम लिख लें, पुस्तक है, परीक्षा में पूछ सकता है, द सेक्रेड डॉक्ट्रिन और आइसिस अनवील्ड। ये 1891 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1882 बताए, ये भी डेट याद रखेगा, 1882 में अडियार में इनका मुख्यालय ट्रांसफर हो जाता है, ये याद रखेगा। 1889 में हम बताएं कि लंदन में थियोसॉफिकल सोसाइटी में एनी बेसेंट का आगमन होता है, लंदन में। ये क्वेश्चन पूछता है कहां पर ये सदस्य बनी है, तो लंदन में बनी है। और इसके बाद देखिए इसके अध्यक्ष रहे एच.एस. ऑलकॉट। ब्लावर्ट्स्की अध्यक्ष नहीं थे, एच.एस. ऑलकॉट थे, और 1907 में इनकी मृत्यु हो जाती है अडियार में ही। तो 1907 तक मृत्यु उपरांत ये यहाँ के अध्यक्ष रहे थियोसॉफिकल सोसाइटी के, टीएस के। और इनके बारे में कहा जाता है, ये भी आप लिख लें ऑलकॉट साहब के बारे में, ये श्रीलंका गए थे और श्रीलंका में इनके बारे में कहा जाता है कि ईसाई धर्म से बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाले पहले अमेरिकी इनको माना जाता है। तो ये भी आप लिख सकते हैं, ईसाई धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाले पहले अमेरिकी इनको माना जाता है। और ये श्रीलंका गए थे, श्रीलंका में इन्होंने काफी काम किया, इसलिए श्रीलंका में इनको काफी पूजा जाता है। इनको बौद्ध धर्म का पुनर्जागरण का नायक या श्रीलंका के स्वतंत्रता संग्राम का नायक भी बोला जाता है एच.एस. ऑलकॉट को। तो आप यहां पर लिख लें, ये श्रीलंका में बौद्ध धर्म के नायक, बौद्ध धर्म के पुनर्जागरण के नायक, बौद्ध धर्म के पुनर्जागरण के नायक, पूरा नोट्स में अच्छा से लिखें। और दूसरा, श्रीलंका के स्वतंत्रता संग्राम के नायक, स्वतंत्रता संग्राम के नायक इनको कहा जाता है। ये आप नोट्स में अच्छा से लिख लें। 1907 से 33 तक ये आपको एनी बेसेंट इनकी अध्यक्ष बनी। एच.एस. ऑलकॉट का निधन जब हुआ तो इसके बाद 1933 में इनका निधन होता है एनी बेसेंट का। तब तक की जीवन पर्यंत टीएस की अध्यक्ष रही। 1933 में इनकी मृत्यु हो जाती है और
इनको काफ़ी लगाव था हिंदू धर्म वगैरह से, तो दर्शन से, योग से, तो इसके कारण बनारस में इनके अस्थि का विसर्जन हुआ है। इनकी ख्वाहिश थी कि हमारा अस्थि का विसर्जन बनारस में हो, तो अड्यार में इनकी मृत्यु होती है, लेकिन अस्थि का जो विसर्जन होता है वो बनारस में हुआ है 1933 में। तो ठीक है दोस्तों, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी हो गया। अब हम सेकेंड चरण में फिर से एनी बेसेंट की जीवनी का अध्ययन करते हैं सेकेंड चरण में, जो यानी जो भारत में काम की है। आइए दोस्तों, अब एनी बेसेंट के जीवन का दूसरा पार्ट, जिसमें जो भारत आगमन इनका हुआ, इसके बाद जो भारत में इनके द्वारा किए गए कार्य रहे, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर भारत आगमन का जिस साल 1893 में आई, उसी साल विश्व धर्म सम्मेलन में ये भाग लेने शिकागो गई थी। यहाँ एक क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट और कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, आप पुराना क्वेश्चन पलट कर देखेंगे भी, कि 1893 में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें कौन कौन से व्यक्ति ने भाग लिया था, महापुरुषों ने भाग लिया था। तो उसमें देखिएगा स्वामी विवेकानंद भी रहेगा और एनी बेसेंट भी रहेगा, तो आप दोनों को टिक कीजिएगा, बाद में लिखा रहेगा ABC करके से रहेगा। तो याद रखिएगा विवेकानंद के साथ साथ एनी बेसेंट भी शिकागो में भाग ली थी विश्व धर्म सम्मेलन में। ये काफी कई बार पूछा गया है, आप नोट्स में अच्छा से लिख लें इसको, एकदम शिकागो में हुआ था। और ये भी लिखने ब्रैकेट में कि ये विवेकानंद तो भाग लिए ही थे, स्वामी विवेकानंद साहब, और ये एनी बेसेंट भी भाग ली थी। एक क्वेश्चन और यहां पर बनेगा कि एनी बेसेंट किसका प्रतिनिधि के रूप में भाग ली थी, तो ये TS का, थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रतिनिधि के रूप में भाग ली थी। ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। भारत में थियोसॉफिकल काफी प्रचार प्रसार की, इनकी एक विचारधारा थी। आपको ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्या विचारधारा थी, तो जहां पर एक दृष्टि बना लें और इसके आधार पर आप वहां पर अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप उत्तर दे देंगे। जैसे कि ये हिंदू धर्म से काफी प्रभावित रही, हिंदू धर्म से। आप नोट्स में पॉइंट बाय लिखते चले ताकि आपको रिकॉल वगैरह में मदद मिल जाएगा। हिंदू धर्म से प्रभावित रही, योग से काफी प्रभावित रही, वेदांत से काफी प्रभावित रही, उपनिषद से काफी प्रभावित रही, और आपने कि मानव जाति के आध्यात्मिक जागृति के लिए काफी काम की। इनकी एक उक्ति है जो पूछ सकता है परीक्षा में, पुनर्जन्म से भी संबंधित है। ये पुनर्जन्म में विश्वास करती थी कि ये मैं पूर्व जन्म में हिंदू थी, ये उक्ति पूछ सकता है परीक्षा में, मैं पूर्व जन्म में हिंदू थी, ये लाइन लिख लें, पूछ सकता है कि किसकी उक्ति है। कर्मवाद पर भी इनका विश्वास था, कर्मवाद पर, ये भी आप लिख लें। तो एक दृष्टि यहाँ पर बना है, और हिंदू धर्म से काफी ज्यादा प्रभावित रही, और ये इनकी इच्छा थी, और जो इच्छा का परिपूर्ण भी हुआ कि इनके मरने के बाद बनारस में अस्थि विसर्जन इनका किया गया। डेथ की थी अड्यार में, तो अच्छी खासी प्रभावित रही हिंदू धर्म से, इसके बाद में काफी सक्रिय भी रही। 1898 में लिखे बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, ये काफी चर्चित है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज। आपको इसमें एक क्वेश्चन और बनेगा कि इसके लिए जमीन किसने दी थी, तो तत्कालीन काशी नरेश थे प्रभुनाथ सिंह, तो उन्हीं का वही जमीन दान में दिए थे। काशी नरेश प्रभुनारायण सिंह, ये लिख लें, ये परीक्षा में पूछ सकता है किसने जमीन दान की थी। प्रभुनारायण सिंह काशी के राजा थे, यही दान किए थे, इनसे अच्छा रिश्ता भी था, और बनारस में उन्हीं दान किए हुए भूमि पर उन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। यही हिंदू कॉलेज बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय साहब के सहयोग से BHU की स्थापना हुई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं, BHU, तो इसी में वो संलग्न हो गया। तो कभी कभी क्वेश्चन आपको इस टाइप से घुमा के देगा कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज बाद में किस यूनिवर्सिटी में परिवर्तित हो गया, तो याद रखिएगा BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मदन मोहन मालवीय साहब, 1916 में इनका अथक प्रयास रहा। ये इनके पास गए भी थे एनी बेसेंट को, और उनसे गुजारिश की थी कि आप इस कॉलेज को दे दें ताकि ये जमीन उनको मिल जाए। तो इस तरह से दोनों के सहयोग से मदन मोहन मालवीय साहब पे ज्यादा जोर रहा और BHU की स्थापना हुई। अब दोस्तों हम नेक्स्ट चरण में एनी बेसेंट के कुछ पॉलिटिकल जो इनका संघर्ष रहा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम एनी बेसेंट के राजनीतिक संघर्ष को जानते हैं।
जब ये भारत इनका आगमन हुआ 1893 में, तो ये यहाँ पर काफी सक्रिय हो गई और लोगों को कल्याण के लिए काफी काम करने लगी। तो लोग यहाँ से इनसे काफी प्यार करने लगे और प्यार से इनको माँ बसंती कहकर पुकारने लगे। तो इनका एक नाम पड़ गया माँ बसंती। आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि माँ बसंती किसे कहा गया, तो एनी बेसेंट को। गांधी जी भी इनके काम से प्रभावित होकर इनको बसंती देवी कहकर पुकारने लगे। तो गांधी जी ने नाम रखा था बसंती देवी। तो ये दोनों नाम आप नोट्स में रख लें, लिख लें, परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों नाम। लेकिन धीरे धीरे इनसे गांधी जी से वैचारिक मतभेद होता चला गया और कहा जाता है कि 1916 में जब BHU का उद्घाटन समारोह में गांधी जी भाषण दे रहे थे और उन्होंने वायसराय के जो शान शौकत की जिंदगी है उसके बारे में टिप्पणी कर रहे थे, तो एनी बेसेंट मंच से उठकर इनके भाषण को रोकना भी चाहिए और बाद में मंच छोड़ के चली भी गई। और 1920 में जब असहयोग आंदोलन हुआ, वहां वैचारिक मतभेद और उभर कर सामने आ गया। एनी बेसेंट बहिष्कार वगैरह की विरोधी थी और उनका कहना था कि इससे अराजकता छा जाएगा। इनकी अपनी सोच थी कि अराजकता छा जाएगा और देश का विकास रुक जाएगा, युवाओं को भी कष्ट होगा, स्कूल कॉलेज का भी बहिष्कार होने से उनका शिक्षा प्रभावित हो सकता है। इनकी अपनी सोच थी। और कहा जाता है 1924 का जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन हुआ, गांधी जी उनके अध्यक्ष थे। बाद में बताएंगे भी हम कि प्रत्येक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रत्येक अधिवेशन हुआ है उसके बारे में बताएंगे अलग से। तो वहां पर वैचारिक मतभेद कुछ ज्यादा ही उभर कर सामने आ गया और वहीं पर से एनी बेसेंट राजनीति की मुख्य धारा से अलग हो गई। लेकिन इन्होंने अपना कल्याण, भारत के कल्याण या सामाजिक सुधार के लिए संघर्ष अपने तरीके से इन्होंने जारी रखी। तो ये याद रखिएगा। 1920 में एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहिष्कार वगैरह गांधी जी के बहिष्कार वाला जो था उनसे जो विरोध हुआ, तो ये अस्पष्ट स्वराज देखने वाला गांधी जी को बताई थी। और एक और लाइन है रहस्यवादी राजनीति। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पर कि महात्मा गांधी को, ये क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को किसने रहस्यवादी राजनीति की संज्ञा दी थी। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी के दृष्टिकोण से भी पूछा भी गया है। तो आप इसको अच्छा से नोट्स भी लिख लें, रिवाइज कर दें। ये एनी बेसेंट महात्मा गांधी को बोली है रहस्यवादी राजनीति। तो इसी के साथ साथ एक लाइन ऊपर में ये भी लिख लें, और अस्पष्ट स्वराज देखने वाला। ये क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि किसने गांधी जी को अस्पष्ट स्वराज देखने वाला शब्द से विभूषित किया है, या रहस्यवादी राजनीति किसे संज्ञा दी है। एनी बेसेंट दी थी गांधी जी को। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप अवश्य नोट्स में रखें। और अलग विचारधारा होते होते 1916 1 सितंबर 1916 को इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की चेन्नई में। जब है ये आपको हम बताएंगे होम रूल लीग, तो उसमें बताएंगे कि तिलक साहब भी पूना में किए थे और इससे पहले किए थे 20 अप्रैल को। तो ये क्वेश्चन यहाँ ये भी बनता है, थोड़ा सा यहाँ जान लें। जब होम रूल लीग चैप्टर बताएंगे तो डिटेल से बताएंगे कि किस होम रूल लीग की स्थापना सबसे पहले किसने की। आपको दोनों नाम मिलेगा विकल्प में, एनी बेसेंट का भी और तिलक साहब का भी। तो तिलक साहब दीजिएगा, वो अप्रैल में ही स्थापित कर लिए थे। बाद में 4 महीना के बाद अपने तरीके से इंडियन होम रूल नाम रखते हुए यह स्थापना की थी। इनकी ये अध्यक्ष थी और लेकिन सचिव का नाम ज्यादा पूछ देता है, जॉर्ज अरुंडेल था। तो सचिव का नाम, अध्यक्ष तो खुद हो गई और सचिव जॉर्ज अरुंडेल था, ये नाम पूछा गया है, इसलिए ये नाम भी आप रख लें नोट्स में। अरुंडेल, जॉर्ज अरुंडेल। होम रूल लीग चैप्टर जब बताएंगे तो डिटेल से बताएंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये आज का सेगमेंट आप यहीं पर खत्म करते हैं। ये कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।